हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एजुकेशन लोन के बारे में। सो दिस इज लेक्चर नंबर 14 अंडर आर संकल्प सीरीज। अब बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइस। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों की इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन को इन डेप्थ वे में एनालाइज कर पाएंगे गाइस। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द एजुकेशनल लोन्स गाइस। अब देखिए, एजुकेशनल लोन्स को समझने से पहले हम लोग एक टर्म को समझते हैं, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसी को क्या बोला जाता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर एक हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। मतलब देयर इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज विद रिस्पेक्ट टू अ यूथफुल पॉपुलेशन इन इंडिया। अब जितनी ज़्यादा यूथ इंडिया के अंदर होगा उतने ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर एम्प्लॉयड होंगे। जितनी ज़्यादा वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो एम्प्लॉयड रहेंगे, उतना ही ज़्यादा वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी या फिर जीडीपी ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक कंट्री की जीडीपी को ग्रो करवाने में एक जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के अंदर। अब देखिए, जो लोन फॉर एजुकेशन है दोज आर व्यूड एज अ इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। अभी कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज देखिए जो यूथ पॉपुलेशन है जब वो एजुकेशन ग्रैस्प करेगी, एजुकेशन लेने के बाद वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। एम्प्लॉय हो जाएंगे तो जब भी वो किसी भी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वहाँ पे वो गुड्स और सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सर्विसिंग इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, विच विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज द जीडीपी ऑफ इंडिया गाइस। सो ये जो एजुकेशनल लोन्स हैं दीज आर व्यूड एज अ इन्वेस्टमेंट गाइस। अब यहाँ पे एजुकेशनल लोन्स के केस में हमारा फोकस रहता है कि भाई हम लोग एनेबल करें उन एस्पिरेंट्स को या फिर उन स्टूडेंट्स को हु आर मेरिटोरियस बट दे आर इकोनॉमिकली चैलेंज स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर एजुकेशन। मतलब कई बार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आर वेरी मच मेरिटोरियस इन देयर स्टडीज बट दे आर नॉट दैट मच इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। मतलब वो अपने जो एजुकेशन है उसको परस्यू करने के लिए उनके पास सफिशिएंट फाइनेंसेस हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते हैं कई बार, तो उन स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल लोन्स गाइस। अब यहाँ पे जो लोन की असेसमेंट की जाएगी दैट विल बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब जिस इंडिविजुअल ने एजुकेशन लोन लेना है वो उस एजुकेशन को ग्रेस्प करने के बाद, मतलब उस एजुकेशन को लेने के बाद वो किस तरह से जो है उसकी जॉब लगेगी या फिर वो कितना अमाउंट जो है अर्न कर पाएगा, कितनी इनकम ले पाएगा, उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे लोन की असेसमेंट की जाएगी, ना कि उस इंडिविजुअल की पेरेंटल इनकम या फिर फैमिली वेल्थ के बेसिस के ऊपर। सो ये हम लोगों ने एजुकेशन लोन के बारे में समझा गाइस, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग अब फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो हु आर एलिजिबल फॉर दिस एजुकेशन लोन? सो इंडियन नेशनल्स और ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एडमिशन होती है विद द हेल्प ऑफ एंट्रेंस टेस्ट या फिर मेरिट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर HSC, दैट इज 10th +2 कंप्लीट करने के बाद, या तो किसी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू या फिर मेरिट के बेसिस के ऊपर हायर स्टडीज़ के लिए अगर इंडिविजुअल्स की एडमिशन होती है एंड दोज इंडिविजुअल शुड बी द इंडियन नेशनल, तो वो जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे फिर एजुकेशनल लोन्स के लिए। अब कौन कौन से एलिजिबल कोर्सेज के लिए लोन दिया जा सकता है गाइस? सो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज के लिए जो है ये लोन दिया जा सकता है एजुकेशनल लोन। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, गवर्नमेंट एंड AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सो इसके अलावा जो कोर्सेज कंडक्ट किए जाएंगे IIMs, IITs, IISc या फिर XLRI के द्वारा विच आर द एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, तो उन सभी कोर्सेज के लिए जो है वो एजुकेशन लोन दिया जा सकता है गाइस। अब अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड में स्टडी करना चाहता है तो क्या उसके लिए भी एजुकेशन लोन दिया जा सकता है? बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, अगर इंडिविजुअल्स अब्रॉड से प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्स करते हैं फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी तो उनको एजुकेशनल लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा इफ दे आर परस्यूइंग द कोर्सेज ऑफर्ड बाय CIMA लंडन एंड CPA इन USA। अब ये CIMA और CPA क्या है? दीज आर जस्ट सिमिलर द CA कोर्स, दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स जो इंडिया के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, उसी तरह से लंदन और USA के अंदर हम लोगों को CIMA और CPA के कोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं, तो इनके लिए भी एजुकेशनल लोन दिया जा सकता है। आफ्टर दैट
फॉर द कोर्सेज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपिटेंट रेगुलेटरी बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसे कोर्सेज के लिए भी जो है वो एजुकेशनल लोन दिया जा सकता है जिनको कंपिटेंट रेगुलेटरी बॉडीज जो कि रेगुलेटर्स रहते हैं उनके द्वारा, जो अगर कोई किसी पर्टिकुलर तरह के कोर्स को ऑफर किया जा रहा है जिस कोर्स को ऑप्ट करने के बाद इंडिविजुअल्स की जो एम्प्लॉयबिलिटी की प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी इंडस्ट्री के अंदर। मतलब इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी कोई कोर्स ऑफर कर रही है तो उसके लिए भी एजुकेशनल लोन जो है वो दिया जा सकता है गाइस। आफ्टर दैट पर्पज क्या है इस एजुकेशनल लोन्स का? नीड बेस्ड फाइनेंस प्रोवाइड करना टू मीट एक्सपेंसेस फॉर द हायर एजुकेशन गाइस। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए एक्सपेंसेस को मीट कर पाए एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हु वाज लैकिंग फाइनेंसेस, तो उन इंडिविजुअल्स को जो है फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल लोन गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटम ऑफ फाइनेंस के बारे में। सो देखिए क्वांटम का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट जो है वो दिया जा सकता है इन केस ऑफ एजुकेशनल लोन। सो मैक्सिमम अप टू ₹10 लाख कैन बी गिवन इन इंडिया। और अगर एक इंडिविजुअल अब्रॉड से स्टडी करना चाहता है तो उस केस में मैक्सिमम जो है वो 20 लाख रुपए तक का जो लोन है वो दिया जा सकता है गाइज। अब हालांकि इससे ज्यादा अमाउंट का लोन भी ग्रांट किया जा सकता है बट दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस गाइज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स के अंदर ही मार्जिन के बारे में। अब मार्जिन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। मार्जिन क्या है? मार्जिन इज ऑल अबाउट द डाउन पेमेंट गाइज। ठीक है, सो अगर 4 लाख रुपए तक का जो लोन है वो लिया जा रहा है तो उस केस में कोई भी मार्जिन या फिर डाउन पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये अमाउंट 4 लाख से एक्सीड करता है सो जो डाउन पेमेंट रहेगी दैट विल बी 5% अगर एक इंडिविजुअल इंडिया के अंदर स्टडी कर रहा है, और अगर इंडिया के बाहर मतलब ही इज स्टडिंग इन अब्रॉड तो 15% विल बी द डाउन पेमेंट गाइज। अब जो लोन्स हैं दे कैन ऑल्सो गेट क्रेडिट गारंटी कवरेज एंड स्कॉलरशिप। तो एजुकेशन लोन्स के केस में जो है वो स्कॉलरशिप और क्रेडिट गारंटी कवरेज की जो प्रोविजन है वो भी प्रोवाइड किया गया है गाइज। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबल एक्सपेंसेस फॉर लोन। अब एलिजिबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि भाई जो लोन का अमाउंट है, जो लोन का अमाउंट रिसीव हुआ है कि इंडिविजुअल एस्पिरेंट को, उसका अमाउंट का यूज कहाँ पे जो है वो खर्च करने के लिए किया जा सकता है। मतलब उस अमाउंट को कहाँ पे खर्चा किया जा सकता है, उसका एक्सपेंस कहाँ पे किया जा सकता है। सो ट्यूशन फी के अंदर एज अप्रूव्ड बाय द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। इसके अलावा लॉजिंग का मतलब क्या है कि रहने के लिए, जैसे अगर वो हॉस्टल में रह रहा है या फिर रूम लेके रह रहा है तो एक रीजनेबल सा अमाउंट जो है वो खर्च किया जा सकता है इस लोन का, इस लॉजिंग के लिए। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन लाइब्रेरी या फिर लैब की जो एक्चुअल फीस है उसके अंदर जो है वो इस लोन के अमाउंट को एक्सपेंस को लोन के अमाउंट को जो खर्च किया जा सकता है। आफ्टर दैट ट्रैवलिंग एक्सपेंस वन वे मतलब आउटवर्ड, जैसे अगर घर से अगर किसी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी दूर है तो वहाँ तक जाने के लिए वन वे का जो ट्रैवल एक्सपेंस है वहाँ पे खर्चा किया जा सकता है इस लोन के अमाउंट से। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस फॉर द स्टूडेंट। सो एक्चुअल जो अमाउंट है वो पे किया जा सकता है अगर इंश्योरेंस करवाई गई है स्टूडेंट की। आफ्टर दैट परचेज ऑफ बुक्स, इंस्ट्रूमेंट और यूनिफॉर्म्स के ऊपर रियलिस्टिक असेसमेंट की जाएगी। मतलब अगर बुक्स लेनी है, इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं या फिर यूनिफॉर्म लेनी है तो उसकी एक रियलिस्टिक असेसमेंट की जाएगी भी एक्चुअल में कितनी जो अमाउंट है वो खर्च होना चाहिए इस बुक, इंस्ट्रूमेंट या फिर यूनिफॉर्म्स के लिए। और यहाँ पे बट मैक्सिमम एक कैप लगा दिया गया है, दैट इज 20% ऑफ द ट्यूशन फी से ज़्यादा खर्चा नहीं किया जा सकता है ऑन द बुक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूनिफॉर्म्स गाइज। सो ये हम लोगों ने एलिजिबल एक्सपेंसेस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के तौर पे अगर देखिए 4 लाख रुपए तक का अगर एजुकेशन लोन लिया जा रहा है तो उस केस में कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, बट यहाँ पे पेरेंट्स नीड टू बी द ज्वाइंट बोरोवर्स गाइज। अगर 4 लाख से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक का लोन लिया जा रहा है तो उस केस में collateral security will be taken and parents will be acting as a co-borrower प्लस थर्ड पार्टी की गारंटी भी रिक्वायर्ड रहेगी गाइज यहाँ पे। आफ्टर दैट अगर ये अमाउंट 7.5 लाख से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में पेरेंट्स विल बी द जॉइंट बोरोवर, कोलेटरल सिक्योरिटी विल बी टेकन एंड असाइनमेंट ऑफ द फ्यूचर इनकम ऑफ द स्टूडेंट विल बी डन गाइज। सो दिस इज हाउ सिक्योरिटी विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ लोन गाइज। ठीक है, मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अब देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है इन केस ऑफ एजुकेशनल लोन दैट इज लिंक्ड टू MCLR एज डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल बैंक। MCLR क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट के साथ जो लिंक्ड रहता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड एंड द मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम पीरियड क्या है? मॉरेटोरियम पीरियड इज द हॉलीडे पीरियड, मतलब ऐसा पीरियड जहाँ पे जो इंटरेस्ट की सर्विसिंग नहीं की जाएगी कस्टमर्स के द्वारा। ठीक है, आफ्टर दैट जो सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड इज ऑप्शनल। सो एजुकेशनल लोन के केस में जो स्टडी पीरियड है, जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल बीटेक कर रहा
रहा है। अब बीटेक 4 साल की हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो स्टडी पीरियड के अंदर 4 साल के अंदर वो इंटरेस्ट की सर्विसिंग उसको करनी है या फिर नहीं करनी है, दैट इज ऑप्शनल गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर फिक्सिंग द ईएमआई, जब भी ईएमआई फिक्स की जाएगी तो जो एक्रूड इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द हॉलीडे पीरियड, मतलब अब हॉलीडे पीरियड को ही हम लोगों ने क्या बोला, मॉरेटोरियम पीरियड बोला, तो इस पीरियड के अंदर जो इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है दैट विल बी एडिड टू द प्रिंसिपल अमाउंट गाइस, मतलब जो इंटरेस्ट यहाँ पे बनता था उसको ऐड कर दिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर। सो दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द रीपेमेंट। अब देखिए रीपेमेंट के केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो मॉरेटोरियम पीरियड रखा गया है दैट इज कोर्स पीरियड प्लस ईयर, मतलब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे अगर कोई इंडिविजुअल एमबीए कर रहा है तो एमबीए 2 साल की हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, जो रेगुलर एमबीए होती है हमारी। अब 2 साल का जो हमारा हो गया वो हो गया कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, मतलब अगर एक इंडिविजुअल ने एमबीए कर रहा है तो उस केस में 3 साल तक जो है वो रीपेमेंट पीरियड यहाँ पे रखा गया है गाइस, ठीक है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। अब जो बैंक्स हैं दोज में प्रोविजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन द मॉरेटोरियम, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है तो उस केस में वो प्रोविजन यहाँ पे कर सकते हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ मॉरेटोरियम गाइस, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो मॉरेटोरियम पीरियड को जो है वो इंक्रीज भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इज ईएमआई या फिर स्टेप अप इंस्टॉलमेंट जो सेट की जाती है, मतलब इंडिविजुअल्स के द्वारा जो है स्टेप अप इंडिविजुअल जो एस्पिरेंट जिनके द्वारा ये अमाउंट जो है बोरो किया गया होगा वो इसकी रीपेमेंट या तो ईएमआईज के थ्रू करेंगे या फिर स्टेप अप इंस्टॉलमेंट्स, मतलब पहले इंस्टॉलमेंट कम थी, धीरे धीरे जैसे जैसे उनको लग रहा है कि भाई इनकम स्टेबल हो रही है या फिर बढ़ रही है, उस जो इंस्टॉलमेंट है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। सो दीज आर दी रीपेमेंट ऑप्शंस इन केस ऑफ एजुकेशनल लोन गाइस। मूविंग अहेड नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिसबर्समेंट के बारे में। अब देखिए जो लोन का अमाउंट है दैट मे बी डिसबर्स्ड इन स्टेजेस और एज पर द रिक्वायरमेंट और डिमांड, तो स्टेजेस में भी डिसबर्समेंट की जा सकती है या फिर जिस अकॉर्डिंग जो कस्टमर या फिर जो बोरोवर है वो डिमांड करता है। अब नेक्स्ट इज प्रीपेमेंट इशू। अब प्रीपेमेंट देखिए देयर इज नो प्रीपेमेंट पेनल्टी लेविड इन केस ऑफ एजुकेशनल लोन, मतलब अगर जैसे मान लो 4 साल के लिए जो है वो लोन होता है, 4 साल के लिए लोन लिया जाता है, तो अगर 2 ही साल में लोन की पेमेंट कर दी जाती है तो उस केस में कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी जो है वो लेवी नहीं की जाएगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट फीचर इज इंश्योरेंस। तो देखिए गाइस एजुकेशनल लोन्स के केस में अ मैंडेटरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज देयर फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मैंडेटरी जो है उनको लाइफ इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, ठीक है, ये बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल लोन गाइस। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग फी। अब देयर इज नो प्रोसेसिंग और अपफ्रंट चार्जेस एक्सेप्ट फॉर स्टूडेंट्स अब्रॉड, मतलब जो एस्पिरेंट्स जो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं रहेगी या फिर अपफ्रंट चार्जेस नहीं रहेंगे, बट हाँ ऐसे इंडिविजुअल्स हु आर स्टडिंग इन अब्रॉड देयर विल बी अ प्रोसेसिंग या फिर अपफ्रंट चार्जेस गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में। अब देखिए गाइस एजुकेशनल लोन्स जो कि 10 लाख रुपए तक के रहते हैं दोज आर एलिजिबल फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा कुछ ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है विच आर अंडर सर्व्ड या फिर विच आर नॉट दैट मच डेवलप्ड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, तो उन सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए उनको जो था वो प्रायोरिटी सेक्टर माना गया था, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक हम लोग जो है वो एक टर्म यूज़ करते हैं जहाँ पे इन पर्टिकुलर सेक्टर जो ये अंडर सर्व सेक्टर्स हैं इनको बूस्ट करने के लिए जो है बैंक्स को टारगेट दिए जाते हैं कि भाई इनको आप लोगों ने फंड्स प्रोवाइड करवाने हैं। सो एजुकेशनल लोन जो कि 10 लाख रुपए तक के दिए जा रहे हैं दोज विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन गाइस। आफ्टर दैट 7% interest concession will be there if the interest is serviced during the study and moratorium period। तो अगर जो इंटरेस्ट की सर्विसिंग है फ्रॉम द बोरोवर्स एंड वो स्टडी पीरियड और मोरेटोरियम पीरियड में ही कर दी जाती है तो देयर विल बी अ 7% इंटरेस्ट कंसेशन टू द बोरोवर। आफ्टर दैट अगर एक इंडिविजुअल जो है स्टार्टअप एस्पिरेंट है, मतलब स्टार्टअप यूनिट को सेटअप किया एक इंडिविजुअल ने एजुकेशन लेने के बाद, तो दोज में गेट अ मोरेटोरियम ऑन द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड अप टू 3 years। मतलब 3 साल, देखिए कोई भी मतलब स्टार्टअप यूनिट है या फिर कोई एक बिजनेस है उसको सेटअप होने में 3 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है यहाँ पे इन एजुकेशनल लोन्स के केस में कि भी जो स्टार्टअप यूनिट एस्पिरेंट्स हैं उनको मोरेटोरियम प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। कितने टाइम तक? 3 साल तक, मतलब जब तक वो अपने स्टार्टअप को जो है प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं कर लेते हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं एजुकेशनल लोन्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे विद्या लक्ष्मी पोर्टल विच इज़ बीइंग लिंक्ड विद शेड्यूल्ड बैंक्स। जो इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू जो है वो इंडिविजुअल्स के द्वारा लोन लिया जा सकता है फॉर देयर हायर एजुकेशन परसुएशन गाइस, ठीक है।
मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के बारे में। अब गाइस देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, इसके अंदर फुल इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इंडिविजुअल्स को ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम क्या है? कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर फॉर द एजुकेशन लोन फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक्स अंडर मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम। सो मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के अंदर जो भी इंडिविजुअल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से जो है वो लोन लेंगे, ठीक है, तो उन इंडिविजुअल्स को जो है फुल इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इन द मॉरेटोरियम पीरियड। अब हु विल बी एलिजिबल फॉर दिस सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम? सो इट इज एप्लीकेबल टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इंडिविजुअल्स जिनकी एनुअल ग्रॉस पेरेंटल इनकम जो है वो कितनी है? 4 लाख रुपए तक रखी गई है, ठीक है। और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी जो एनुअल ग्रॉस फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए तक है, उन इंडिविजुअल्स के द्वारा टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज को परस्यू करने के लिए इंडिया के अंदर जो है वो लोन लिया जा सकता है फ्रॉम बाय द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी। मतलब स्कीम का नाम क्या है यहाँ पे? मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम। इसके अंदर जो है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ऐसे इंडिविजुअल्स को जिन इंडिविजुअल्स की जो ग्रॉस फैमिली इनकम है दैट इज अप टू ₹4.5 लाख पर ईयर और हु आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन गाइस। सो उन्हीं इंडिविजुअल्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोला जाएगा जिनकी इनकम जो है वो 4.5 लाख रुपए से कम हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। ग्रॉस फैमिली पेरेंटल इनकम यहाँ पे बात की जा रही है गाइस, ठीक है। So I hope this central sector interest subsidy scheme is clear to you. Moving ahead, now there is a question for you guys. अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया गया है। मई 2023 के अंदर जो मई 2023 का जो साइकिल था वहाँ पे जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया वहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सो व्हाट इज द इनकम लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी अंडर सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम? 2.5 लाख पर ईयर, 4.5 लाख पर ईयर, 6.5 लाख पर ईयर या फिर 8.5 लाख पर ईयर। सो what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 4.5 lakh rupees per year. अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया गाइस। Moving ahead, next question is, अब ये यहाँ से भी अक्टूबर 2024 साइकिल के अंदर जो था वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था by the IIBF guys. So what was the question? What is the maximum quantum of loan that can be granted to students studying in India? So अगर कोई इंडिविजुअल्स इंडिया में पढ़ रहे हैं तो उनको मैक्सिमम कितना अमाउंट का लोन जो है वो दिया जा सकता है? So what should be the right answer here? Your options are 5 lakh, 15 lakh, 20 lakh and 10 lakh rupees guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number D, that is up to ₹10 लाख रुपीज तक का जो लोन है वो दिया जा सकता है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये वाला क्वेश्चन मई 2025 साइकिल के एग्जामिनेशन में फ्रेम किया गया था। अंडर द सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी व्हाट इज कंसिडर्ड द मॉरेटोरियम पीरियड फॉर विच द इंटरेस्ट सब्सिडी इज एप्लीकेबल? कोर्स पीरियड ओनली, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन, 1 ईयर आफ्टर द लोन सेंक्शन या फिर कोर्स पीरियड प्लस 2 ईयर ग्रेस गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोर्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट वन हियर, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन, ठीक है। यही हम लोगों ने देखा, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर, ठीक है। मूविंग अहेड, नाउ देयर इज अ केस स्टडी फॉर यू गाइस। सो इस केस स्टडी के बेस पे फिर अभी आगे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आर फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस स्टडी ओनली। सो योर केस स्टडी इज मेघा, एन Indian national, recently completed her 10th plus 2 with 82% marks. She received an offer letter from the Delhi University for a UGC recognized undergraduate course. Simultaneously, she also got a conditional admission into a professional diploma in digital banking and finance conducted by private institute which is not recognized by UGC and AICTE. Now Megha's father works abroad and wants her to pursue CIMA London after graduation. The family approaches the bank for an education loan of ₹15 lakh to cover the tuition fees, hostel charges and laptop purchase. So this is a case study with respect to an aspirant who want education loan of 15 lakh guys, ठीक है। Now based on this case study there is a question, which of the following courses will make Megha eligible for the education loan? UG course at Delhi University, private diploma not recognized by UGC and AICTE, CIMA London professional qualification या फिर both A and C guys. So what should be the right answer guys? The right answer will be option number D, that is both A and C. मतलब UGC recognized Delhi University से जो कोर्स है उसके लिए उसको लोन मिल जाएगा। इसके अलावा CIMA लंदन से अगर वो मतलब कोई क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं तो वहाँ उसके लिए भी लोन जो है वो दे दिया जाएगा अंडर द एजुकेशन लोन गाइज। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मेघा अप्लाइज फॉर अ लोन फॉर प्राइवेट डिप्लोमा ओनली, व्हाट विल बी द बैंक्स डिसीजन?
अब अगर मेगा के द्वारा जो है लोन अप्लाई किया जाता है फॉर अ प्राइवेट डिप्लोमा ओनली, तो बैंक का क्या डिसीजन रहेगा? लोन विल बी सैंक्शनड सिंस इट इज अ प्रोफेशनल कोर्स, लोन विल नॉट बी सैंक्शनड एज द इंस्टीट्यूशन इज नॉट recognized by UGC and AICTE. Loan will be sanctioned if father provides collateral. Loan will be sanctioned under need based grounds, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is loan will not be sanctioned as the institution is not recognized by UGC or AICTE, guys. ठीक है. Next question is, which component of our expense will normally be covered under the education loan? Tuition fee and hostel charges, purchase of laptops as an essential study tool, travel expense for studies abroad if she takes CIMA later, या फिर all of the above, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D. इन तीनों ही ऑप्शंस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर वो एक्सपेंस करना चाहती है अंडर द एजुकेशन लोन, गाइस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेगा's father insists that the bank sanctions the loan for the diploma citing employment opportunity. Which principle will guide the bank decision? अब बैंक यहाँ पे डिसाइड तो करेगा कि भाई लोन देना है या फिर नहीं देना है, बट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहेगा वो डिसीजन? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन लोन, रिकॉग्निशन बाय द कंपिटेंट रेगुलेटरी बॉडी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांच मैनेजर, या फिर रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स, गाइस. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिकॉग्निशन बाय अ कंपिटेंट रेगुलेटरी बॉडी, गाइस. ठीक है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फैमिली आस्क फॉर अ लोन ऑफ ₹15 lakh, which factor will the bank primarily consider for sanction? Your options are student academic merit and admission proof, recognition of institution and course, quantum of loan as per the scheme guidelines, या फिर option number D, that is all of the above, guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is all of the above. So बैंक के द्वारा जो है इन सभी फैक्टर्स को ही कंसिडर किया जाएगा फॉर द सैंक्शनिंग ऑफ लोन, गाइस. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, गाइस. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन, तो गाइज आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिल जाएगा. जैसे ही आप लोग कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे JIB कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएगा. JIB कोर्सेज में जाते ही आप लोग जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर AFM, RBWM, PPB और I&IFS चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे. सो गाइज यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई सिंगल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन और यहाँ से आप लोगों को I&IFS, PPB, RBWM और AFM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है इंडिविजुअल मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, गाइस. तो ये तो हो गई मास्टर कोर्सेज की बात. बट अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोग ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के अंदर और आप कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन रेफर दिस लाइव क्रैश कोर्स, गाइस, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे. सो गाइज यू कैन ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं with respect to your JIB preparation. So that is all from my side for this particular session, guys. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.